फिर हम लोग पहुंचे थे यूनिट कॉस्टिंग में। यूनिट कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 8 किया था लास्ट हमने। क्वेश्चन 8 में फर्स्ट कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गई हमारी 2011 वाली। ये पहली कॉस्ट शीट मैंने बता दिया था। अब सेम इसके जैसे ही सेकंड कॉस्ट शीट बनेगी, ठीक है। अब सेकंड कॉस्ट शीट शुरू करते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं, आंसर में जाते हैं। सेकंड कॉस्ट शीट यहां से शुरू होगी ड्यूरिंग द ईयर 2012 से। ड्यूरिंग द ईयर 2012 प्रोडक्शन एंड सेल इज एस्टिमेटेड एट 50,000 वॉकमैन। 50,000 वॉकमैन मतलब 50,000 यूनिट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन एंड सेल सेकंड ईयर का 50,000। तो मैं सेकंड कॉस्ट शीट में जाऊंगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ऑफ विधि लिमिटेड। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी इसमें 50,000 यूनिट्स है और यूनिट्स सोल्ड भी इसमें 50,000 यूनिट्स है। और यहाँ पे आएगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/12/2012, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पहले साल की जो कॉस्ट शीट थी वो 2011 थी, सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट होगी 2012, ठीक है। कॉस्ट शीट ऑफ विधि लिमिटेड, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ऑफ विधि लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/12/2012। अब ये हमारे बहुत काम का है 50,000 50,000। फॉर्मेट पूरा सेम होगा, फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा, बस अमाउंट्स चेंज होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 20%। इस शब्द पे ध्यान देना, पर यूनिट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पर यूनिट, ये रहा। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 20%। अब डायरेक्ट वेजेस फर्स्ट ईयर का देखेंगे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट 140 दिया हुआ है। ये जो कलर में थोड़ा ब्राउनिश कलर में बैकग्राउंड किया हुआ है, ये मैंने इसलिए कलर किया है बैकग्राउंड में कि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है और वेरिएबल एक्सपेंसेस में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है वो पर यूनिट के कॉलम पे करना होता है, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, मैं फिर से एक बार रूल ये वाला बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने ये रूल्स बताए थे आपको, देखो ये वाले रूल्स, ये मैं फिर से एक बार बता देता हूँ और कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैं सेम यही रूल्स आपको फिर से कॉपी करके लिख के देता हूँ। चलो रूल्स। द इंक्रीज, पहला रूल, द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस शुड बी डन ऑन पर यूनिट कॉलम। वेरिएबल एक्सपेंसेस में पर यूनिट कॉलम में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। द सेकंड पॉइंट, द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस शुड बी डन ऑन टोटल अमाउंट कॉलम। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में जो भी इंक्रीज डिक्रीज करना है वो टोटल अमाउंट के कॉलम पे करना है। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन about fixed and variable expense, then we should assume that office overheads or administration overheads are fixed overheads. We should assume that office overheads are fixed overheads. मतलब अगर बताया हुआ नहीं है कि कौन से फिक्स्ड हैं कौन से वेरिएबल हैं, मैं थर्ड पॉइंट बता रहा था। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन in question about fixed expense and variable expense, then we should assume that the office overheads or administration overheads are fixed and all other expenses are variable. मतलब अगर क्वेश्चन में आपको बताया हुआ नहीं है कि कौन से फिक्स्ड हैं कौन से वेरिएबल हैं तो ऑफिस वाले फिक्स्ड हैं। फिर ये रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट विल रिमेन सेम या रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम, एक ही बात है, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं वापस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डायरेक्ट वेजेस जो है वो 20% बढ़ेगा पर यूनिट। डायरेक्ट वेज पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 20%। तो मैं डायरेक्ट वेजेस में जाऊंगा, डायरेक्ट वेजेस का पर यूनिट देखूंगा। ये डायरेक्ट वेजेस है, ये वेरिएबल एक्सपेंस होता है, इसका पर यूनिट 140 था। अब मैं सेकंड ईयर में लिखूंगा डायरेक्ट वेजेस, सेकंड ईयर में जाऊंगा मैं डायरेक्ट वेजेस लिखूंगा। और फर्स्ट ईयर में था ये 140 रुपीज पर यूनिट, इसमें से 20% डिक्रीज हो जाएगा। अब 140 में से 20% डिक्रीज होता है 140 माइनस 28, ये होता है 140 माइनस 28। 140 में से 20% डिक्रीज मतलब 140 माइनस 28। तो आपको मालूम है सेकंड ईयर में पहले पर यूनिट का कॉलम आता है, तो 140 माइनस 28 तो ये आएगा 112, ठीक है, ये आएगा 112। इसका थोड़ा
कलर ये वाला कर देते हैं, जैसे आपको पता चले कि पहले 140 में थे, ये 112 आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई कर दूंगा। यूनिट्स प्रोड्यूस है 50,000, तो 112 मल्टीप्लाई बाय 50,000 तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 112 मल्टीप्लाई 50,000, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 56 लाख, 56 लाख। ठीक है, ये डायरेक्ट वेजेस हो गया। अब दिक्कत क्या है कि एडजस्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो पहली अमाउंट और तीसरी अमाउंट है, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है। पहले मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन आपको। ये एडजस्टमेंट्स है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी है। तो हम लोग क्या करें, तो डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट सेम रहेगी, क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है। ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, इसके बारे में कुछ इंक्रीज डिक्रीज बताया नहीं है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसिव है थर्ड अमाउंट, इसमें भी कुछ बताया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पर यूनिट है 260 और 20 वो सेम रहेगा, पर यूनिट सेम रहेगा। अगर आप अमाउंट को सेम कॉपी करोगे तो सब गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना कि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें पर यूनिट सेम कॉपी होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड कॉस्ट शीट में, सेकंड ईयर में मैं लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल में लिखूंगा, और जिसका पर यूनिट है 260 वो मैं सेम कॉपी करूंगा 260। फिर इस 260 को मैं मल्टीप्लाई बाय 50,000 यूनिट्स करूंगा। 260 मल्टीप्लाई बाय 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, ये वाला सेकंड ईयर का। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 260 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 130 लैक्स। मैं इसको 130 लैक्स बोलता हूँ, आप लोग इसको बोल सकते हो 1 करोड़ 30 लाख या 1.3 करोड़। मैं इसको बोलता हूँ 130 लैक्स। चलो आगे। फिर इसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये वाली थर्ड अमाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके बारे में भी कुछ बताया हुआ नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का जो पर यूनिट था 20 वो सेम रहेगा, पर यूनिट 20, यहाँ पे हो जाएगा 20। अब इस 20 को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 50,000 यूनिट्स कर देंगे, तो 20 मल्टीप्लाई 50,000 यूनिट्स, ये आएगा 10 लाख, ये आएगा 10 लाख। अब इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे, इक्वल टू सम फ्रॉम 260 टू 20। इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे तो 392 आएगा पर यूनिट में, और टोटल अमाउंट के कॉलम में 196 और 50 196 लैक्स। ठीक है, मैं इसमें कॉमर्स लगा देता हूँ सारे कॉलम में प्रॉपरली कॉमर्स लगा देते हैं तो अच्छी तरह दिखे दूर से भी, नहीं तो बार बार जीरोस काउंट करने पड़ेंगे। हाँ, अब आपको प्रॉपरली अमाउंट देखेंगे कॉमर्स के साथ। 196 लैक्स ये हो गया इसका अमाउंट। सीधी बात है, आप इन तीनों को प्लस करोगे तो भी वही आएगा, और 392 को मल्टीप्लाई बाय 50,000 करोगे तो भी वही आएगा। ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय ₹6 लाख। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस इंक्रीज बोला है बाय 6 लाख, तो मैं फैक्ट्री एक्सपेंस में जाऊंगा, फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्रीज बाय 6 लाख। अब देखो, ये हमारे इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, वही मैंने यहाँ पे हेडिंग दूसरी कॉस्ट शीट में लिखी है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स सेम लिखा है। अब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय ₹6 लाख, तो ये कंट्रोल C, ये कंट्रोल V, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब कैलकुलेशन इसकी मिटा देते हैं पुरानी वाली। हाँ, अब समझो, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 6 लाख, तो इसमें अमाउंट पे चेंज होगा। ये जो अमाउंट है 8,40,000, इसमें 6 लाख इंक्रीज हो जाएगा, तो 8,40,000 प्लस 6 लाख। अब 8,40,000 प्लस 6 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाएगी। मैं यहाँ पे OH कर देता हूँ, जैसे मेरे को थोड़ी लिखने की जगह मिले। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 840 प्लस 6 लाख, तो ये होता है 14,40,000, 8,40,000 एंड 6 लाख, तो ये होता है 14,40,000। ये अमाउंट मेरी गलती है, मैंने इसको पर यूनिट के कॉलम में लिखा है, पर यूनिट के कॉलम में नहीं, इसको अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 14,40,000। ठीक है, मेरी गलती है, मैंने उसको पर यूनिट में लिख दिया था,
बट ये अमाउंट के कॉलम में आएगा 14,40,000। ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया हमारा। अब इस 14,40,000 को डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस कर देंगे। पहले अमाउंट आएगी, मतलब पहले पीछे वाला कॉलम आएगा, फिर डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट्स। तो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट्स। ये पर यूनिट आ गया 28.8। इसके डेसिमल बढ़ा के देखें 28.80, ये सही है, ठीक है। ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स सॉल्व हो गया। इसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसकी मैं चेक करूंगा कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। अगर एडजस्टमेंट नहीं दी हुई तो सेम रहेगा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स था ये वाला, इसका पर यूनिट था 56। तो मैं पहले इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी, इसमें पीछे वाली ये अमाउंट्स मिटा देता हूँ। ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। इसका पर यूनिट पहले साल में 56 था, तो मैं दूसरे साल में भी इसका पर यूनिट 56 ही लिखूंगा, ठीक है। इसमें कुछ भी बताया हुआ नहीं है कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। तो पर यूनिट 56, सेम कॉपी पर यूनिट 56। अब इस 56 को मैं मल्टीप्लाई बाय 50,000 कर दूंगा यूनिट्स प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई 50,000, तो ये अमाउंट आ जाएगी 28 लाख। अब इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, इक्वल टू सम फ्रॉम 392 अप टू 56। मतलब इन तीनों अमाउंट्स को मैंने ऐड कर दिया, 392, 28.8 और 56। इन तीनों को ऐड करके टोटल आएगा 476.8। उसी तरीके से तीन अमाउंट्स को ऐड करके ये 196 इक्वल टू सम फ्रॉम 196 और 50, 14,40,000 और 28 लाख। इन सबको ऐड करके आएगा 238,40,000, 238,40,000। ये हमारा थर्ड नंबर कॉस्ट आ गया। अब क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि फोर्थ नंबर कॉस्ट के बारे में क्या दिया हुआ है। फोर्थ नंबर कॉस्ट मतलब ऑफिस कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 25%। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। ऑफिस एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 25%। इन लोगों ने जानबूझ के नहीं बताया है कि अमाउंट का 25% या वेरिएबल एक्सपेंस का 25%, अमाउंट का 25% या पर यूनिट का 25%। 25% इंक्रीज होगा, लेकिन किसका? पर यूनिट का करते हैं 25% इंक्रीज तो आंसर अलग है, अमाउंट का 25% इंक्रीज करते हो तो आंसर अलग है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस हमेशा फिक्स्ड होते हैं और फिक्स्ड में हमेशा इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट के कॉलम पे होगा। तो 25% अमाउंट का, यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको। तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो है 25% इंक्रीज, ये ऑफिस एक्सपेंस है 5,60,000। इसमें अमाउंट का 25% इंक्रीज होगा। तो पहले मैं नाम कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिक्स्ड ऑफिस एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया फिक्स्ड ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब 5,60,000 इसकी अमाउंट थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5,60,000 सेकेंड ईयर में 5,60,000 प्लस 25%, मतलब अमाउंट का 25%। 5,60,000 का 25% कितना होता है, यहाँ पे मैं लिख दूं 5,60,000 का 25%, मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ, इक्वल टू 5,60,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100, तो ये होता है 1,40,000। तो 5,60,000 में 1,40,000 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 5,60,000 पहले साल का और 1,40,000 इंक्रीज, तो ये हो जाएगा 7 लाख, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 25% अमाउंट पे इंक्रीज किया, क्योंकि ऑफिस ओवरहेड्स फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड वाले में अमाउंट पे इंक्रीज करना है, ठीक है। मैं बहुत बार बता चुका अभी तक मैं, पर यूनिट पे 25% इंक्रीज करोगे तो आंसर गलत आएगा। अमाउंट का 25% इंक्रीज करना है क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सपेंस है, ओके। अब ये 7 लाख को डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस मतलब 50,000, तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, 7 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो पर यूनिट 14 रुपीज, ठीक है। ये 1,40,000 में मिटा देता हूँ। चलो आगे, अब मैं ये ऐड कर दूंगा इक्वल टू ये फैक्ट्री कॉस्ट और ये 14 रुपीज, मतलब 476.8 प्लस 14 रुपीज, तो 490.8
और यहाँ पे इक्वल टू 238440 एंड 7 लाख, तो ये आ जाएगा 245 lakhs 40,000, 245 lakhs एंड 40,000। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 4th नंबर। इसके बाद 5th नंबर होता है, वैसे नॉर्मली इसके बाद 5th नंबर जो कॉस्ट होता है उसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें दो ही चीजें आती हैं, एक ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एक लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वो इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो 5th कॉस्ट आएगा ही नहीं। डायरेक्टली हम लोग 6th कॉस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। 5th कॉस्ट नहीं है क्योंकि 50,000 यूनिट्स सेकंड ईयर में 50,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस्ड है, 50,000 यूनिट्स ही सोल्ड है, तो 5th कॉस्ट नहीं आएगा, कोई ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, डायरेक्टली 6th कॉस्ट। 6th कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट, उसके अंदर आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, ये 4th पॉइंट। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस विल राइज मतलब इंक्रीज बाय 1.6 रुपीज पर यूनिट। अब आप देख रहे होगे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपकी और मेरी स्पीड बढ़ गई। सीधी बात है, जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाते हैं, 2nd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, जैसे आगे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी बेटा। अब वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस विल राइज बाय 1.6 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल 1.6 पर यूनिट, राइज मतलब इंक्रीज, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस, ये रहा सेलिंग एक्सपेंसेस। पहले मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। इसका ब्रैकेट मैं डिलीट कर देता हूँ, जो पुराना ब्रैकेट था ये मैंने डिलीट कर दिया। अब इन्होंने लिखा है 1.6 रुपीज बढ़ेगा, 1.6 रुपीज बढ़ेगा, तो पहले था 44.8, अभी 1.6 रुपीज बढ़ जाएगा। एक बार चेक करता हूं मैं क्वेश्चन में कि 1.6 मैंने सही लिखा है, चेक कर लेते हैं। हाँ, ये 1.6 मैंने सही लिखा है, तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 1.6 रुपीज बढ़ जाएगा। तो ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पहले साल में था ये वाला 44.8, ये अब ये 1.6 रुपीज बढ़ जाएगा, तो 44.8 प्लस 1.6 तो हो जाएगा इक्वल टू 44.8 प्लस 1.6, तो ये आ जाएगा 46 नहीं आएगा, डेसिमल प्लेस बढ़ाना पड़ेगा, 46.40 आएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय, वैसे इसको मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड करते हैं, बट इस क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड भी 50,000 ही है, तो इक्वल टू 46.40 मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड 50,000 ही है, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 23,20,000। और ये जो फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स हैं, ये जो फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स है इसके बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है, तो ये सेम कॉपी होगा। जिसके बारे में कुछ बताया नहीं है वो सेम कॉपी होगा। तो फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये हम सेम लिखेंगे, इसकी अमाउंट है 1,92,000, इसकी अमाउंट क्योंकि फिक्स्ड है तो फिक्स्ड वाले में अमाउंट सेम रहता है, 1,92,000 अमाउंट सेम रहेगा। अब हम इसको डिवाइडेड बाय 50,000 कर देंगे यूनिट सोल्ड, 1,92,000 डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट सोल्ड, तो इसका पर यूनिट आ जाएगा। बहुत बार बता दिया मैंने आपको, जिसमें पर यूनिट मालूम है, जिसमें पर यूनिट मालूम है उसमें मल्टीप्लाई बाय 50,000, और जिसमें अमाउंट मालूम है तो उसमें डिवाइडेड बाय 50,000 हो गया। चलो कितने कॉस्ट हो गए हमारे, 6th कॉस्ट पे पहुंच गए। तो 6th कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, 6th कॉस्ट में ये जो 3 अमाउंट्स हैं, एक ये वाली अमाउंट 490.8 और एक ये वाली अमाउंट 3.84 और एक ये वाली अमाउंट 46.4 इन तीनों को ऐड कर देना। तो इन तीनों को ऐड करके 490.8, 3.84 और 46.4 इन तीनों को ऐड करके 541.04, और ये 3 अमाउंट्स को सेम ऐड करेंगे 245 40,000 एंड 1,92,000 एंड 23,20,000, इन तीनों को ऐड करके 270,52,000, 270,52,000 ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया।
अब एक प्रॉफिट की एडजस्टमेंट दी हुई थी, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट ये दी हुई थी 25% प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड ऑन कॉस्ट, 25% प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड ऑन कॉस्ट। तो एक्चुअली सेकंड जो कॉस्ट शीट होती है 25% प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड ऑन कॉस्ट, तो इसमें ये प्रॉफिट नहीं होता है, फर्स्ट कॉस्ट शीट में भी चेंज करना, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, और ये सेल्स नहीं होता है, ये एस्टिमेटेड सेल्स होता है। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसा चेंज कर देना, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो हमारी आप पर यूनिट पे सॉल्व करोगे तो भी राइट, पर यूनिट पे सॉल्व करोगे 25% तो भी राइट है, टोटल अमाउंट का 25% करोगे तो भी राइट है। तो 2705200 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, ठीक है। मैं वही बता रहा हूं, आप टोटल अमाउंट का 25% करोगे तो भी राइट है, पर यूनिट का 25% करोगे तो भी राइट है, दोनों राइट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100, मतलब ये जो ब्लू कलर अमाउंट है 2705200 मल्टीप्लाई 25%, ये भी राइट है, 6763,000, और आप पर यूनिट का 25% करोगे तो भी राइट है, 541.04 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100, तो पर यूनिट 135.26। अभी हम इसको ऐड कर देंगे दोनों अमाउंट्स को, एक ये वाली अमाउंट और एक ये वाली अमाउंट, ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। उसी तरीके से यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। तो ये 676.3, इसकी बहुत ज्यादा मार्क्स होती है। ऐसा नहीं है कि आपका ये 676.3 गलत हो गया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये सही होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये गलत है तो 5 में थे, 10 में थे, 15 में थे 0 मार्क हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हर एक एंट्री की अलग अलग मार्क्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 676.30, ये मैं चेक करता हूँ, 676.30। ओके, मेरे आंसर जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो आंसर की इमेज मैंने यहाँ पे लिखी है टेक्स्ट बुक में थे, इसमें सिर्फ पहले साल का आंसर आया है। दूसरे साल का आंसर आप अपनी टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना प्लीज। फर्स्ट ईयर तक हमारे आंसर्स चेक भी कर लिए, सही है। सेकंड ईयर का आंसर मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको ये सेकंड कॉस्ट शीट पूरी समझाई कैलकुलेशन के साथ, और बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि फिक्स्ड वाले में पर यूनिट का कॉलम काम का है, वेरिएबल वाले में अमाउंट का कॉलम काम का है, और जिसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, कोई एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो वो एक्सपेंसेस सेम रहेंगे, ठीक है। ये सेकंड कॉस्ट शीट, बट इसमें कोई वर्किंग नोट्स नहीं थे सेकंड कॉस्ट शीट। डन। ये रूल्स ये फोर्थ वाला रूल इस क्वेश्चन में काम का नहीं था, फोर्थ वाला रूल। इस क्वेश्चन में ये फोर्थ वाला रूल काम का नहीं था, क्योंकि 25% प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से लिख लेना सारा आंसर। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट कॉस्ट शीट, सेकंड कॉस्ट शीट दोनों बता दिए। लिखना बेटा अच्छी तरह आंसर।